दुर्ग जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, गृह मंत्री वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। उसने जम करके वोटिंग की है। हो सकता है ये सत्ता के खिलाफ भी हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बचाव में बहुत ज्यादा खड़ी रहती है और शायद यही वजह रही कि वो उस खेमे में मानी जाती रही और इसीलिए उनकी टिकट कटते कटते रह गई। भूपेश बघेल बहुत ज्यादा वहां प्रचार के दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश को छोड़ के वहां रुके नहीं। एक नाम और जोड़ना चाहिए, अमित जोगी का। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अजीत जोगी की छवि, सम्मान, दायरा, वो सब कुछ अलग था। बिल्कुल। अमित जोगी उसके, मुझे लगता है उसके 20% भी नहीं ठहरते। पिछली बार जब सीएम पद की बात चल रही थी तो जो 3 प्रमुख दावेदार थे उसमें ताम्रध्वज भी थे। हाँ। देवेंद्र यादव को ईडी के चलते, सीडी के चलते या दूसरी चीजों के चलते कुछ समस्याएं हो रही है। राजनीति में जब आप चेहरा चमकता है, हाइट बढ़ती है, तो दुश्मन अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। पता नहीं क्यों सरोज पांडे को चुनाव नहीं लड़ाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनसे उनकी टन्नस सार्वजनिक हुई थी हजारों हजार करोड़ के ठेके का। एक तो अहिवारा जहां वो पहले थे, हाँ, वो भी कांग्रेस के हाथ से जा रही है और नवागढ़ जहां वो गए हैं वो भी कांग्रेस के हाथ से जा रही है। कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है दुर्ग संभाग में, तो ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम आपको एक गारंटी जरूर देंगे कि हमने जो विश्लेषण किया है वो 80% जरूर सही आपको प्रतीत होगा। नमस्कार, एडिटर जी न्यूज के इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के जो ताजा राजनीतिक हालात हैं और विशेष तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में अभी जो चर्चा है उस पर लगातार हम आपके सामने विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। हम एक एक सीट पर चर्चा कर रहे हैं और उस सीट से संबंधित जो हमारे पास जो इनपुट्स बूथ लेवल जो रिपोर्ट्स आई है विभिन्न पार्टियों के, उसके जो इनपुट्स हैं उसके आधार पर, इसके अलावा जो विभिन्न एजेंसीज द्वारा जो सर्वे किए गए हैं, खास करके जो एग्जिट पोल होता है वो किया गया है, उसकी जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पे और अन्य जो हमारे सोर्सेस है, जो एनालिसिस है, जो विश्लेषक है, उनके द्वारा जो राय आ रही है, इस सब के आधार पर एक राय बना करके हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम दुर्ग संभाग की चर्चा करेंगे कि दुर्ग संभाग की जो 20 सीटें हैं उस 20 सीटों का इस बार क्या हो रहा है। दरअसल 20 सीट में अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो केवल एक विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के विधायक है। एक और सीट बीजेपी ने जीती थी, वो वैशाली नगर, लेकिन वहां से जो विधायक थे उनका निधन हो गया और सीट रिक्त थी। तो कुल मिलाकर के अभी 20 में केवल एक जगह बीजेपी के विधायक थे हैं। तो इस बार क्या स्थितियां बनेगी, बीजेपी 20 में से कितनी सीटें जीतने की स्थिति में आ रही है, मुकाबले में है, टफ फाइट में है और कई जगह आगे है, यानी कांग्रेस को कितना यहां नुकसान होने वाला है, किस सीट पर कौन जीत रहा है, किस सीट पर किसकी स्थिति कमजोर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपके चिर परिचित मेहमान, वरिष्ठ विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी, बहुत बहुत स्वागत है अनिल भाई। थैंक यू संजय। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे जो व्यूअर्स है उनका भी बहुत प्यार हमें मिल रहा है। आज हम दुर्ग पे चर्चा करेंगे। दुर्ग संभाग की जो 20 सीटें हैं उस 20 सीटों की स्थिति क्या बन रही है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है अलग अलग सूत्रों से, उसमें कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि दरअसल पाने के लिए तो उसके पास कुछ था नहीं, क्योंकि 18 सीटें उनके पास थी, तो खोना ही है। लेकिन जो खोने वाली स्थिति है वो ज्यादा दिख रही है। अगर एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे तो आपके पास क्या रिपोर्ट है ओवरऑल? देखो संजय भाई, ऐसे है कि आज आपके जो दर्शक मन है एडिटर जी के, ओला तो सबसे पहले नमस्कार करत हूँ। और आज पहली ये बताए बर के बड़ी खुशी होते संजय भाई कि आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस भी हवे। हाँ। तो सभी छत्तीसगढ़िया मन भाई ला जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। और ये बताए बर बड़ी खुशी होते हमन मन ला संजय की एडिटर जी के जो वीडियो हमन मन शुरू करे हैं राजनीति के पहले विश्लेषण शुरू करे हैं हमन। पहले बस्तर संभाग देखें, फिर सरगुजा संभाग देखें
और वो दर्शक मन के आशीर्वाद अतेक मिले कि हमार वीडियो एक एक वीडियो 20-20 25-25 हजार व्यूज गे है। तो ये छत्तीसगढ़िया मन के सबके प्रेम और स्नेह के आशीर्वाद के फल हवे। आप सब ला बहुत बहुत राम राम, जय जोहार, धन्यवाद। अब देखो संजय, जहां तक आपने दुर्ग संभाग की बात कही है, यहाँ पर 20 विधानसभा सीटें हैं और दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ की राजनीति का दुर्ग भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यह सबसे बड़ा वीवीआईपी जिला भी हो गया है आज के दौर में। अभी जो भूपेश बघेल सरकार रही उसके 6 मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी भी उस दुर्ग संभाग से आते हैं। और दुर्ग संभाग प्रारंभ से ही छत्तीसगढ़ ने दुर्ग से बहुत बड़े बड़े लीडर दिए। आप देखिए कि आदरणीय मोतीलाल वोरा जी थे, जब हम अब नहीं रहे, उनके बेटे अरुण वोरा राजनीतिक थाती को संभाल रहे हैं। सरोज पांडे रही, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता रही। प्रेम प्रकाश पांडे रहे, और इसके पहले वैसे बहुत से चंदूलाल चंद्राकर रहे, राष्ट्रीय स्तर पर जिनके और ये सब दुर्ग की जो माटी है उसने इन चेहरों को जन्मा और छत्तीसगढ़ और देश भर में दुर्ग को एक नई प्रसिद्धि दिलाई है। और इस बार के चुनाव में भी दुर्ग जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, गृह मंत्री वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो एक नया प्रयोग किया, लगातार 8 बार के विधायक साजा से मंत्री, उनके सामने एक नया प्रयोग, एक मजदूर को खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मजदूर ने इस तरीके से वहां मुकाबला किया है जो अपने पूरे देश में चर्चा का विषय है। पूरे देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बीजेपी ने पेश किया है, एक आदर्श उदाहरण है कि जब लोग बोलते थे ना कि सिर्फ ये चुनाव अब अमीरों के लिए बचे हैं या सत्ता बल और धन बल के जो लोग हैं उनके लिए बचा है, तब बीजेपी ने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है कि गरीब और जुल्म से सिकाए हुए व्यक्ति को भी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है, जिसकी जेब में मुझे लगता है 500 रुपए भी नहीं रहते होंगे। बिल्कुल। और उस व्यक्ति को बीजेपी ने रविंद्र चौबे जो धाकड़ मंत्री रहे, प्रदेश के अभी भी हैं, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये लोग उसने कड़ी टक्कर दी है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि बहुत कड़ी टक्कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहीं से आज की विश्लेषण की शुरुआत करें एक तरह से, तो रविंद्र चौबे जो है वो 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने उनको देखा था कि वो दिग्विजय सरकार में भी मंत्री थे, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते तब से मंत्री थे। और रविंद्र चौबे का अपना एक बड़ा व्यापक जनाधार है। उनके जो भाई हैं प्रदीप चौबे, सांसद रहे हैं, वो तो सांसद भी रहे, प्रदेश कांग्रेस में बड़ा हस्तक्षेप रखा। और रविंद्र चौबे को भी उतना ही आशीर्वाद साझा की जनता ने, दुर्ग संभाग की जनता ने दिया। और रविंद्र चौबे ब्राह्मण समुदाय से प्रतिनिधित्व करते हैं और अभी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत खासम खास भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार जो बीजेपी ने जिस तरह की घटनाएं बीरनपुर में हुई, सांप्रदायिक तनाव फैला, हिंदू मुस्लिम का मामला उठा, फिर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के साहू, उनको उनके लड़के को जो है वो हत्या हो गई उनके लड़के की, उसके चलते हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी कंपनसेशन और कंट्रोल डैमेज करने की कोशिश की, पर यह राजनीति है और बीजेपी समझ गई थी कि सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, इसलिए उसने जो व्यक्ति की हत्या हुई उनके पिता को उम्मीदवार बना दिया है। और बहुत ही टफ मुकाबला सुनने में आ रहा है, मेरे ख्याल से वहां भी 74-75% पोलिंग हुई है। तो इससे फिर साहू बाहुल्य इलाका है और थोड़ा सा रविंद्र चौबे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। बीच में उनके कुछ बयान भी आए जो बड़े नुकसानदायक बयान रहे उनके लिए। लेकिन अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कौन उस वहां से जीत सकता है। टफ फाइट, बहुत टफ फाइट है, कुछ भी हो सकता है। और इतना जरूर है कि इतने ज्यादा वोटिंग तादाद में वोटिंग होना 2 चीजें साबित करता है। एक तो ये कि वहां की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है और उसने जम करके वोटिंग की है। हो सकता है ये सत्ता के खिलाफ भी हो, या हो सकता है वो रविंद्र चौबे के पक्ष में हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। कई बार होता ये है संजय कि जो भावनाएं हैं वो भावनाएं कंपनसेशन आप दे देते वहीं तक सीमित रह जाती है। चुनाव में वो कम भावनाएं आप भुना लेंगे, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर वो जो बीजेपी प्रत्याशी है बहुत ही गरीब वर्ग से, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को जनता एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा सोचती है। पर चूंकि बीजेपी ने बहुत पहले टिकट उसकी घोषित कर दी थी, तो बीजेपी ने वहां काफी बीजेपी की पूरी टीम लगी थी वहां पे। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए अच्छा होगा कि वहां से कोई एक आदर्श उदाहरण पेश हो और
हम देखते हैं 3 दिसंबर को क्या होगा वहां से। संजारी बालोद से कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी ने राकेश यादव, एक नए चेहरे को मौका दिया है। जो जानकारी मुझ तक पहुंच रही है उसके अनुसार मुकाबला काफी टफ है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, संजारी बालोद जो है वो आमतौर पर कांग्रेसी सीट मानी गई है और कई बार वहां से कांग्रेस के लोग चुने गए और संगीता सिन्हा वहाँ से कांग्रेस की कैंडिडेट है, वो विधायक भी नहीं है और हमने देखा भी है कि वो विधानसभा में काफ़ी सवाल वगैरह उठाती हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बचाव में बहुत ज़्यादा खड़ी रहती है और शायद यही वजह रही कि वो उस खेमे में मानी जाती रही और इसीलिए उनकी टिकट कटते कटते रह गई, क्योंकि कई विधायकों की टिकट बीजेपी ने काटी, लेकिन संगीता सिन्हा को लेकर के कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी रिपोर्ट पार्टी के पास नहीं थी। फिर पार्टी ने यह भी देखा कि वहां का जो जातिगत समीकरण है वो कहीं न कहीं संगीता सिन्हा के पक्ष में था और पिछली बार शायद उनके पति ने बड़ी भूमिका निभाई थी उनको जीतने में। इस बार संगीता ने काम अच्छा किया और अपनी छवि बना करके रखी, वो एक अच्छी प्रवक्ता के तौर पर भी साबित हुई विधानसभा से और जनता के सवाल भी उठाती रही। तो इतना जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी, क्योंकि जो मुद्दे बाकी विधानसभाओं में चल रहे हैं वो संजारी बालोद में भी चल रहे हैं कि डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है, जनप्रतिनिधि जो है बेरुखी अपनाती रही, ऐसे तमाम तरह के वहां पर हैं। थोड़ा जातिगत समीकरण भी वहां पर टकराया है और इस बार बीजेपी ने वहां से अपने सीनियर लीडरों को साइड करते हुए एकदम युवा प्रत्याशी नए चेहरों को उतारा है जिनकी छवि बहुत अच्छी है और एबीवीपी से निकले हुए वो युवा हैं और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी रह चुके हैं। तो इसलिए उनकी स्थिति भी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन तगड़े का कांटे का मुकाबला है। पर चूंकि कहीं कहीं महिला होना आपका फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि राजनीति में कि महिला है तो ईमानदार होंगी, मिलनसार होंगी, भ्रष्ट नहीं होंगी, ऐसे तमाम फैक्टर महिला चेहरे पर काम करते हैं और इसलिए संगीता सिन्हा कहीं न कहीं उसमें आगे भी रही। पर जनता है ये, अगर उसके पलटने की इच्छा होगी तो फिर हमने देखा है कि बड़े बड़े धुरंधर भी चुनाव हार जाते हैं, तो इस बार कुछ भी हो सकता है। उसी से लगा हुआ डोंडी लोहारा विधानसभा सीट है जहां से मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया चुनाव लड़ रही हैं और अनिला भेड़िया के सामने देवलाल हलवा ठाकुर उनका पूरा नाम है, वो चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है और बताया ये जा रहा है, चुनावी रिपोर्ट ये आ रही है कि देवलाल ठाकुर ने अनिला भेड़िया की स्थिति को पस्त कर दी है। यहाँ से देवलाल ठाकुर की स्थिति अच्छी बताई जा रही है और रिपोर्ट आ रही है कि इनकी जीत हो सकती है। सीट है डोंडी लोहारा बिल्कुल, वहां से अनिला भेड़िया विधायक चुनी गई और फिर वो मंत्री बनाई गई और बहुत अच्छी मंत्री रही, मिलनसार हैं, सौम्य हैं, सरल हैं और विधानसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। उनके महिला एवं बाल विकास विभाग था उनके पास, काफ़ी उन्होंने काम करके दिखाया भी है और उनके सामने लेकिन जो व्यक्ति है वो है देवलाल ठाकुर, प्रवक्ता रहे बीजेपी के। हम लोग टीवी डिबेट में साथ में उनके साथ टकराते रहे, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको उस इलाके का, एक जातिगत समीकरण क्या है उसको उन्होंने वहाँ साध के रखा है। लेकिन एक चीज़ जो उनके निगेटिव गई है वो ये है कि वो कांग्रेस से लाए गए और कांग्रेस से पिछली बार चूंकि उनको टिकट नहीं मिली इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। इसके चलते जो भाजपा के सीनियर लीडर थे डोंडी लोहारा के, वो थोड़ा नाराज हो गए थे कि पैराशूटर हैं या नए व्यक्ति को आए हुए पार्टी ने टिकट दे दी है। हालांकि अब राजनीति में ये प्रयोग आम हो चला है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों जितने लोगों के चेहरा देखती है और बाकायदा सर्वे के आधार पर जो चेहरे तय होते हैं उन्हीं को टिकट देती है। फिर शायद देवलाल ठाकुर से ये प्रॉमिस भी किया गया था कि आप मेहनत करिए और अगर संभव हुआ तो पूरी गारंटी की बीजेपी टिकट देगी और देवलाल ठाकुर को निराश नहीं किया पार्टी ने। और लेकिन देवलाल ठाकुर अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं, बढ़िया उनका जनाधार है, कांग्रेस अच्छी, उनको ये होता ये है कि आप कांग्रेस में भी रहे हैं ना, तो जब चुनाव की टिकट मिल जाती है तो जो महिला बाल विकास मंत्री को पसंद नहीं करते होंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेसी सपोर्ट करते हैं, निश्चित तौर। तो ये देवलाल ठाकुर के साथ ये प्लस जरूर हुआ होगा। बहरहाल ये कितना फैक्टर काम आता है ये तो 3 दिसंबर से जब मतगणना होगी, मतपत्र निकलेंगे, उससे समझ में आएगा। लेकिन आज की स्थिति में उसकी स्थिति मजबूत, आज की स्थिति में देवलाल ठाकुर मजबूत चल रहे हैं और महिला मंत्री को लेकर के थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग है।
लगे हाथ पाठक की बात कर ले, मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और विजय बघेल ने काफ़ी घेरने की कोशिश की, बीजेपी ने काफ़ी घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और एक खास बात देखने को ये भी मिला कि भूपेश बघेल बहुत ज़्यादा वहाँ प्रचार के दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश को छोड़ के वहाँ रुके नहीं, जनता ने ही प्रचार किया और पूरा चुनाव संपन्न हुआ। भूपेश बघेल वहाँ से निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, इसमें कोई शक कहीं से है नहीं। हालांकि बीजेपी ने और विजय बघेल ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी घेरने की कोशिश की। एक नाम और जोड़ना चाहिए, अमित जोगी का। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने आकर के मामले को त्रिकोणी बनाया है और अमित जोगी को लाया गया, बिल्कुल लाया गया था दरअसल कि किसी तरीके से भूपेश बघेल को वहां घेर दिया जाए। और लेकिन भूपेश बघेल बहुत पुराने नेता है, बहुत मजे हुआ राजनीतिज्ञ हैं, चीज़ों को समझते हैं और उन्होंने अपनी बिसात पहले बिछा दी थी। और जैसा उन्होंने कहा था कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे याद है शायद आखिरी दिन वो जब जनसंपर्क अभियान उन्होंने किया, उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रचार पे उन्होंने वहाँ पर केंद्रित किया हो, ऐसा तो लगा नहीं। देखिए संजय, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस प्रदेश में अब काका के नाम से जाने जाते हैं और जनता के प्रति काफ़ी लोकप्रिय हैं। पूरे देश में उन्होंने 5 साल में ही अपनी एक अच्छी छवि बनाई है। और मुझे याद है कि एक इंडिया टुडे का नेशनल सर्वे आया था, उसमें तो इंडिया टुडे ने ये भी कहा कि कांग्रेस संगठन में भी जो इन सोनिया गांधी के सबसे 5 पावरफुल चेहरे हैं, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न सिर्फ पार्टी में बल्कि संगठन में भी अपनी अच्छी पकड़ और दबदबा बना के रखा है। ये उनकी नेतृत्व और सूझबूझ का कमाल है। आप देखिए, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो दौर आपने भी देखा है, कितना संघर्ष किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल संघर्ष करके वो, अच्छा ऐसा नहीं है, उनका संघर्ष अजीत जोगी से भी रहा। सबसे पहले उन्होंने अजीत जोगी को निपटाया एक तरह से, कांग्रेस से बाहर किया। वो जानते थे कि उनके बगैर पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। जो खेल अभी बीजेपी ने खेला अमित जोगी को आगे करके, वही अगर अजीत जोगी होते तो भी यही होता। तो भूपेश बघेल ने पहली लड़ाई तो वो लड़ी, फिर उनको बाहर करने के बाद फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने मेहनत की और पार्टी को सत्ता में लेकर के आए। 56 पाड़ बहुमत मिला, जिसको बोलते थे 70 सीटें आई उस समय पार्टी की, बाद में वो 72 हो गई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ये एक आम सवाल है करोड़ों छत्तीसगढ़ियों के मन में। लेकिन मेरा कहना यह है कि वहां से विजय बघेल है, वो भी सांसद है बीजेपी के, और वो उनके चिर परिचित प्रतिद्वंदी रहे, विधायक लड़े तब भी चिर परिचित प्रतिद्वंदी रहे। और पार्टी ने कहीं न कहीं मैसेज दिया है कि वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं। तो इसलिए विजय बघेल तो टक्कर अच्छी दे रहे हैं। लेकिन अमित जोगी ने आकर के सब गड़बड़ किया है। अमित जोगी, आप याद रखिए कि अमित जोगी सेंध कांग्रेस के वोटों में नहीं, बीजेपी के वोट में भी लगाएंगे। अच्छा। क्योंकि जो जातिगत समीकरण है ना, उसमें अगर भाजपा को कहीं लाभ हो रहा है तो अमित जोगी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अंदरूनी खबर आई है सामने। तो अमित जोगी हालांकि बहुत ज्यादा वोट नहीं पाएंगे क्योंकि वो अजीत जोगी नहीं है। अजीत जोगी की छवि, सम्मान, दायरा, वो सब कुछ अलग था। बिल्कुल। अमित जोगी उसके, मुझे लगता है उसके 20% भी नहीं ठहरते। कहीं फिर आप क्या होता है कि चुनाव आते ही आप अगर धोती पहन के घूमेंगे तो लोग समझ जाते कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर ठीक है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और अमित जोगी ने भी बिल्कुल स्ट्रेटजी बहुत सही रखी और इसके हिसाब से उन्होंने इस चुनाव में आए हैं। लेकिन आप समझिए कि साक्षरता बढ़ गई है, लोग जागरूक हो गए हैं और आम पाटन निवासी क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है ना, हमें तो विधायक चुनना है, हमें तो विधायक चुनना है। पर यदि साथ में मुख्यमंत्री मिल रहा है तो ये तो सोने पे सुहागा है ना। तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ भी देख रहा है और विजय बघेल की तरफ भी ये बात स्वीकार कर रहा है। तो स्थिति इन फैक्टर पे आके एकदम समान है। लेकिन अभी आदमी वर्तमान देखता है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने बहुत काम किया पाटन में, वहां पाटन की जनता बड़ी भाग्यशाली रही, फिर पाटन में बहुत उनका जन्म स्थान भी है, वही इलाका है रहने का। तो इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
इस चुनाव में बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक सब समझती है कि कौन अभी मुख्यमंत्री है और कौन आने वाले। अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री के दावेदार, निश्चित तौर पर। इसलिए पाटन की जनता बहुत सोच समझ के फैसला करेगी। वो बहुत आदिवासी इलाका नहीं है या बहुत पिछड़ा इलाका नहीं है, वो दुर्ग से लगा हुआ बहुत पढ़ा लिखा तबके का इलाका है। बहुत खेती भी काफी होती है वहाँ। हम गए थे वहाँ, बिल्कुल उनके विधानसभा में घूमे थे, तो नतीजे स्पष्ट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं वहाँ डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। जी, नतीजे स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि विजय बघेल को बधाई इसलिए क्योंकि उन्होंने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, बिल्कुल लड़ा, कोशिश उन्होंने की। यहाँ एक बात और कहूँ मैं कि जरूर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब मैं अंतिम दिन ही आऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तगड़ा मुकाबला किया और हालत ये बना दी थी कि मुख्यमंत्री को 4-5 दौरे करने पड़े पाटन के। लगे हाथ हम बात कर लेते हैं दुर्ग ग्रामीण की। यहाँ ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने ललित चंद्राकर को उतारा है बीजेपी ने। नया चेहरा है, युवा चेहरा है, लेकिन मुकाबला टफ कर दिया है। बिल्कुल टफ है और इस सीट की चर्चा पूरे प्रदेश में है, भाजपा और कांग्रेस में तो हो ही रही है। और हल्ला तो यह है कि ताम्रध्वज साहू पूरी तरह फंस गए हैं। वो सीट बदलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ जब महासचिव आए कांग्रेस के और सैलजा भी रही, तो सैलजा ने जो दो लोगों को कहा था कि नहीं, सीट नहीं बदली जाएगी, जहां से लड़ना आप वहीं से लड़ेंगे। वो ताम्रध्वज साहू थे और दूसरा रुद्र गुरु थे। तो साफ तौर पे सीट बदलने के लिए मना कर दिया था, पर ठीक है, राजनीति में कहा कुछ और जाता है, फैसले कुछ और लेने पड़ते हैं। ताम्रध्वज साहू वहीं से चुनाव लड़े और बीजेपी ने के जो प्रत्याशी है बहुत साफ और स्वच्छ और नया चेहरा है एक तरह से, तो वो वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दरअसल हालांकि वहां पर जातिवाद का समीकरण बहुत ज्यादा है, साहूवाद है, फिर चंद्राकर का भी मामला है, कहीं कहीं कुर्मी भी मामला है, तो और कुछ वोट तो उत्तर भारतीयों के भी हैं। लेकिन इनकी तादाद चूंकि ज्यादा है, इसलिए और फिर पिछड़ा वर्ग जो है वो अट्रैक्ट करता है यहाँ की पॉलिटिक्स में। उनकी कम से कम 50-55-60% की भागीदारी है। तो ताम्रध्वज साहू आप सिर्फ प्रदेश का मंत्री भर मत देखिए, आप उनको गृह मंत्री भर नहीं है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में दबदबा रखते हैं। वो पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, रहे हैं, अब नहीं है, रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि वो गांधी परिवार के भरोसेमंद है। और पिछली बार जब सीएम पद की बात चल रही थी तो जो 3 प्रमुख दावेदार थे उसमें ताम्रध्वज भी थे। और सबसे आगे वो निकल रहे थे, सबसे आगे निकल गए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि उनका ये ओके हो गया, वो तो गलती से फटाके और मिठाइयां बंटने लगी बगैर अनाउंस किए बगैर, इसलिए उनका नाम फिर अंत में काटा गया। तो ताम्रध्वज साहू सीएम पद के दावेदार है, यदि वो हारते हैं तो बहुत गहरा धक्का लगेगा उन्हें, और इसीलिए ये चिंता उनको सताई जा रही होगी। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे, उनके राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब उम्र भी हो रही है ना, उम्र भी हो रही है। उसके बाद लगे हाथ हम बात करें दुर्ग शहर की। अरुण बोरा और गजेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण बोरा हालांकि मुकाबला है, लेकिन अरुण बोरा वहां से लगता है कि जीत जाएंगे। बिल्कुल, अरुण बोरा इतनी देखिए, दुर्ग शहर है ना जी, दुर्ग शहर से है ये मामला, पढ़े लिखे तबके का इलाका है और भिलाई स्टील प्लांट लगा हुआ है और इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं, लोग पढ़े लिखे समझदार वर्ग हैं, उनको पैसे का लालच देके आप वोट नहीं खींच सकते। और वहां से अरुण बोरा और ये यादव चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी, गजेंद्र यादव। देखिए, अरुण बोरा मोतीलाल वोरा के बेटे हैं, सब जानते हैं, और मोतीलाल वोरा ने जो तपस्या की और फिर उनका निधन हुआ, वहां से वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, उसके पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश के। तो वोरा जी के प्रति दुर्ग वासियों का एक अपना प्रेम स्नेह है। और बताऊं आपको, दुर्ग में अच्छी खासी कम्युनिटी जैनियों की है। मोतीलाल वोरा और ये काफी अट्रैक्ट करते थे उनको। तो मोतीलाल वोरा का जो आशीर्वाद है वो अरुण वोरा को कई सालों तक मिला, और उनके नहीं रहने के बाद भी अरुण वोरा जो है वो चुनाव जीते और फिर पिछली बार वो विधायक बने, बाद में उनको निगम मंडल में भी अध्यक्ष बनाया गया। तो और अरुण वोरा की सबसे बड़ी खासियत है कि उनका कोई दुश्मन नहीं, वो अजात शत्रु है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा नेचर है। हम लोग भी उनसे मिलते रहते हैं तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, सारी चीजों का जवाब देंगे। लेकिन वही है, थोड़ा सा विकास कार्य नहीं होना या कोई विकास का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आना, ये थोड़ा उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि कहें तो भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया है वो कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है। और ये कौन है?
ये मैं बताना चाहूंगा संजय कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो पूर्व संघ चालक थे, पूरे प्रांत उनके पुत्र, पूरे प्रदेश के, उनके सुपुत्र गजेंद्र यादव, जब बीजेपी सरकार थी तो इनको भारत स्काउट एंड गाइड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो लेकिन गजेंद्र यादव के पुत्र, बिल्कुल उनके सुपुत्र हैं। लेकिन गजेंद्र यादव को उस समय एक जब रमन सरकार थी तो ये मिला था कि वो अपना दायरा बढ़ाते, वो सक्रियता नहीं रख पाए, वो जिस तरह जनता के बीच जाके काम करना था वो नहीं कर पाए। एक तरह से कह सकते हैं कि अचानक से वो पैराशूट कैंडिडेट है, हो सकता है इसमें आरएसएस की भी सहमति रही हो, इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसी सीट से पहले हेमचंद यादव भी जीतते थे। तो ये समझिए कि जो यादवों का जो वहां पर बाहुल्य है वो गजेंद्र यादव के साथ आ सकता है, और इसलिए गजेंद्र यादव की उम्मीद रही होगी कि हम जीत सकते हैं। एक उम्मीद उनके साथ और जुड़ी होगी कि संघ परिवार उनके साथ होगा, क्योंकि बीजेपी की टीम के साथ साथ संघ की टीम भी यदि जुड़ जाती है तो आपकी जीत की राह आसान हो जाती है। तो ये चीजें हैं। फिलहाल यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ले दे करके अरुण बोरा जीत सकते हैं चुनाव। और उसके लगे हुए भिलाई नगर है, भिलाई नगर देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे के बीच मुकाबला है। एक ऐसा सीट है जो हर एक साल बदलता रहता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इसकी तासीर ही इस विधानसभा क्षेत्र की ऐसी है। और इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश पांडे जी वहां से जो पिछली बार हार गए थे, इस बार चुनाव जीत रहे हैं। ये तो देखिए, ये मुकाबला ऐसा है कि नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी का है। प्रेम प्रकाश पांडे भी बहुत सालों से विधायक रहे, मंत्री रहे, वो भी पटवा गवर्नमेंट में मंत्री थे। और प्रेम प्रकाश पांडे का अपना एक जलवा है, बहुत बीजेपी के बहुत धाकड़ नेता माने जाते हैं, बहुत विद्वान नेता हैं, मैंने उनको जितना परखा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी राजनीति में अच्छी पकड़ और समझ है। हालांकि रमन सिंह के साथ उनकी कमी जिमी, ये वो खेमा है जो बृजमोहन अग्रवाल के साथ उनका जमता है। तो बीजेपी में जो एक लड़ाकू खेमा है ना, उस खेमे के प्रेम प्रकाश पांडे माने जाते हैं। लेकिन बड़ा समर्थन है उनका, और उसी सीट से वो कई बार चुने गए, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे। पिछली बार चुनाव वो हार गए थे। तो इस बार जो है मुकाबला तगड़ा है, और उनके खिलाफ देवेंद्र यादव हैं जो कांग्रेस की नई युवा सनसनी है। वो देखिए, वो महापौर भी रहे, वो विधायक भी हो गए, फिर महापौर भी रहे। तो इससे समझ में आता है कि देवेंद्र यादव की स्वीकार्यता क्या है उस इलाके में। और एनएसयूआई वगैरह ऐसा से तो खैर उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ ही, लेकिन देवेंद्र यादव भी यंग होने के साथ साथ अच्छा खासा जनाधार है उनका। और जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रेम प्रकाश पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जहां प्रेम प्रकाश पांडे की अपनी स्ट्रेटजी और वो क्यों सा पैतरा कब बदल दे पॉलिटिक्स में, बड़ा लोगों को आश्चर्य होता है कि वो कैसे जीत जाते हैं। लेकिन उम्र अब बाधा बन रही है प्रेम प्रकाश पांडे के, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। लेकिन देवेंद्र यादव को लेकर के ताजा तरीन जो घटनाएं हुई, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, उससे नुकसान हुआ है, उससे उनका नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है थोड़ा सा, और उसका फायदा प्रेम प्रकाश पांडे जिस तरह ईडी ने उनको दबोचा, जिस तरह ईडी के चलते उनका नाम आया, एक बार तो ऐसा भी लगा कि गिरफ्तारी ना हो जाए। तो देवेंद्र यादव को ईडी के चलते, सीडी के चलते या दूसरी चीजों के चलते कुछ समस्याएं हो रही है। और दुर्ग की जनता है, बड़ी पढ़ी लिखी है, वो भी समझदार है, तो सोच समझ के फैसला करती है। बहरहाल यहाँ नुकसान प्रेम प्रकाश पांडे को ज्यादा होगा, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। इसलिए अगर चुनाव जीते तो हमारी शुभकामनाएं हैं, अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो उनके लिए बीजेपी में रास्ता और मुश्किल होता जाएगा। हालांकि स्थिति इस बार अच्छी बताई जा रही है। बिल्कुल 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 जी। उसके आगे वैशाली नगर है, जहां से मुकेश चंद्राकर और रिकेश सेन के बीच मुकाबला है। बीजेपी के रिकेश सेन की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि रिकेश सेन चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंच सकते हैं। संजय, यहाँ पे रिकेश सेन से ज्यादा चर्चा सरोज पांडे की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी बीजेपी और कांग्रेस में भी सरोज पांडे को लेकर के ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि सरोज पांडे जब सांसद थी, जब राष्ट्रीय महासचिव थी, तो रिकेश सेन उनके सहयोगी हुआ करते थे, उनकी टीम का अंग थे। लेकिन राजनीति में कोई न तो मित्रता स्थायी होती है और न शत्रुता स्थायी होती है। यहाँ लाभ का खेल चलता है, जहाँ लाभ की रेवड़ी मिलती है आदमी अपने आका बदल देता है। तो रिकेश सेन जिस समाज से आते हैं वो नाई समाज कहलाता है, और रिकेश सेन पार्षद भी रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, यंग चेहरा है पार्टी का। तो जब सरोज पांडे के साथ वो अलग हुए तो ऐसा लगा कि सरोज पांडे
चुनाव लड़ेंगी कि रिकेश सेन लड़ेंगे। देखिए आपको बताऊं, सरोज पांडे भी इच्छुक थी। बिल्कुल बिल्कुल चाह रही थी टिकट, चाह रही थी वैशाली नगर से ही चाह रही थी टिकट मिले यहाँ से, वैशाली नगर से ही चाह और रही थी। दुर्ग से, जैसे कि मैंने पहले भी लिया कि सरोज पांडे एक बड़ा नाम हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पे, इसलिए दुर्ग ज्यादा चर्चा में रहता है और सरोज पांडे भी चर्चा में रहती है। लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स करते करते राज्य में उनके दुश्मन बहुत खड़े हो गए, खुद बीजेपी के अंदर, और उन्होंने बनाया भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए राजनीति में जब आप चेहरा चमकता है, हाइट बढ़ती है, तो दुश्मन अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि सरोज पांडे ने अपनी टीम नहीं तैयार कर पाई। अब रिकेश सेन को ही देख लीजिए, उसे टूट करके अलग हो गए। और कमाल देखिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि पूरी बीजेपी ने पता नहीं क्यों सरोज पांडे को चुनाव नहीं लड़ाया, जबकि आप देखिए रामविचार नेताम चुनाव लड़ लिए, गोमती साय चुनाव लड़ ली, विष्णुदेव साय लड़ लिए, सरोज पांडे क्यों नहीं लड़ी? तो इससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि पार्टी सरोज पांडे के लिए क्या करना चाहती है। हो सकता है उनके लिए राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा पद सुरक्षित रखा गया हो, या हो सकता है कि राज्य की राजनीति से उनको साइड किया जा रहा हो, लेकिन अभी भी सरोज पांडे, इसलिए जब रिकेश सेन को टिकट दी गई तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सरोज पांडे से तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं? उन्होंने बोला पार्टी इजाजत देगी तो लड़ेंगे। तो इच्छा उनकी थी, लेकिन रिकेश सेन के, बहरहाल मैं खुद उस सीट पर गया हूं, रिकेश सेन के साथ मैंने दौरे किए हैं और संजय उनकी बहुत अच्छी स्थिति है वहां पर। हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट भी कमजोर नहीं है, लेकिन रिकेश सेन थोड़ा आगे चल रहे हैं। मैंने वहां अनुराग ठाकुर का दौरा देखा था, बहुत अच्छी रैली हुई वहां पर, और समापनी उस दिन जो है आचार संहिता चुनाव प्रचार का हुआ था। तो और उसी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी वहां पे रोड शो हुआ। तो रिकेश सेन के रोड शो में अनुराग ठाकुर पहुंचे थे और रिकेश सेन की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। जी, उसे लगे हुए है अहिबारा जो कि वहां से पूर्व मंत्री ने अपना, गुरु ने अपना सीट बदल दिया है और वो चले गए हैं नवागढ़, और यहाँ से कांग्रेस ने निर्मल कोसरे को दिया है। सामने डोमन कोरसेवारा है जो कि पूर्व विधायक हैं। बताया जा रहा है डोमन कोरसेवारा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, और मैं उस विधानसभा क्षेत्र में भी गया था और उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। और कांग्रेस को इस बात का भी नुकसान हो रहा है कि वहाँ से मंत्री थे, मंत्री होने के बावजूद क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जब चुनाव सामने आया तो मंत्री ने वहाँ से अपनी सीट बदल दी। तो इसका नुकसान कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी को हो रहा है। देखिए, गुरु रुद्र कुमार एक युवा चेहरा है, और आप भी जानते हैं संजय, उनका राहुल गांधी खेमे में अच्छी पकड़ है। पिछली बार जब कांग्रेस ने ये तय किया कि हम नए, चूंकि 70 विधायक चुन करके आए थे, तो ये तय हो रहा था कि हम पहली बार चुने गए व्यक्ति को विधायक नहीं बनाएंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे। और गुरु रुद्र कुमार दिल्ली से फतवा ले आए जा करके, और राहुल गांधी खेमे से ले आए कि भाई मंत्री बनाना है, और उनको मंत्री की सूची में शामिल किया गया, वो मंत्री बनाए गए। लेकिन फिर हुआ क्या कि गुरु रुद्र कुमार ने राज्य की पॉलिटिक्स को ठीक से संभाल नहीं पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनसे उनकी टन्नस सार्वजनिक हुई थी। आपको याद होगा कि जब वो कौन सा एक मामला था हजार करोड़ के ठेके का, मुख्यमंत्री ने अपने आप कैंसिल कर दिया, पीएचई का, वहां से टन्नस शुरू हुई थी और वो मामला कैंसिल हो गया। बहरहाल उन चीजों पर हम जाना नहीं चाहते। तो गुरु रुद्र कुमार का अपना एक पावर है, उनके पास अपनी एक टीम है, और वो जो टीम है उसे हम कहते हैं सतनामी समाज। उनके फादर जो रहे गुरु, पूरा परिवार गुरु रहे, परिवार गुरु है और सतनामी समाज के लिए बहुत आदरणीय और सम्माननीय है। तो ऐसे में अभी जो जेठ खम्बे में जो कार्यक्रम होता है, उसमें सबसे बड़ी पूजा करने का अधिकार अभी गुरु रुद्र कुमार को ही है। तो गुरु रुद्र कुमार का सतनामी समाज में अच्छा वर्चस्व है, उनकी अच्छी टीम भी है, लेकिन जिस सीट से वो लड़ रहे हैं बदल करके, वो इस बार थोड़ा खतरे में दिख रही है। इसके कारण फैक्टर वही है जो बाकी लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, विकास कार्य नहीं होना, अनुपलब्धता होना, फिर थोड़ा सा नेचर भी समस्या है गुरु रुद्र कुमार के साथ। बहरहाल ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, और इसकी वजह से दोनों सीट, एक तो अहिबारा जहां वो पहले थे, वो भी कांग्रेस के हाथ से जा रही है, और नवागढ़ जहां वो गए हैं वो भी कांग्रेस के हाथ से जा रही है। बिल्कुल, जनता जब चाहती है ना तो वो पूरा साफ करना चाहती है। अगर आपको बदलना था तो आप चेहरा ही बदल देते, अगर आपने सीट बदली तो चेहरा भी बदल देते। सीट बदल दी और आपने चेहरा नहीं बदला तो एंटी इनकम्बेंसी आधी बनी रहती है, ठीक है, लोगों का गुस्सा बना रहता है। तो
ये चीजें हैं, लेकिन गुरु रुद्र कुमार के सामने देखना होगा कि कैंडिडेट किसने बीजेपी ने दिया, किसको? दयालदास बघेल पूर्व मंत्री है। अच्छा ये भी बताओ, ये भी समाज से और ये भी सरोज पांडे के खेमे थे कभी, क्योंकि पिछली बार जब विधायक बने थे तो ऐसा लगा सरोज पांडे के आशीर्वाद से टिकट मिली, फिर वो मंत्री भी बने, लेकिन वो धीरे से फिर उन्होंने भी पाला बदल लिया, रमन सिंह के होकर के रह गए। तो दयालदास बघेल को भी कहीं न कहीं एक धाकड़ नेता है, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि 2018 में वो चुनाव क्यों हारे थे? 2018 में चुनाव हारना ये तय करता है कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, इसलिए जनता ने आपको खारिज कर दिया था। इसलिए उस समय हवा भी थी, ठीक है, बदलाव की, फिर उसमें बहुत सारे दिग्गज, तो एंटी इनकम्बेंसी तो दोनों के लिए बनी हुई है। तो पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि गुरु रुद्र कुमार फंसे हुए हैं, लेकिन ईश्वर हम तो चाहेंगे ही, शुभकामनाएं है कि वो जीतें और फिर से उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़े अच्छे से। इस बीच बेमेतरा की हम चर्चा कर लेते हैं। आशीष छाबड़ा युवा विधायक हैं, उनके सामने बीजेपी ने दीपेश साहू युवा चेहरा को उतारा है, लेकिन दीपेश साहू का एक वीडियो भी ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लेन देन का मामला था और 3 करोड़ रुपए का, और उसका नुकसान दीपेश साहू को वहाँ होता दिख रहा है और आशीष कुमार छाबड़ा वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए बहुत चमत्कारिक सीट मानी जाती है बेमेतरा जी, बहुत वहाँ पर खेती बड़ी अच्छी होती है, वहाँ पर वोट बैंक का अपना समीकरण है, कुर्मी, चंद्राकर साहू, ब्राह्मण, ये बहुत सारे वोट बैंक है, मिली जुली विधानसभा सीटें जहाँ इस तरह के मतदाता हैं। और आशीष छाबड़ा खुद मुंडा पंजाबी होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है पंजाबी समुदाय से है और बड़े यंग हैं, हालांकि बहुत मीडिया प्रेमी नहीं है, बहुत हाईलाइट नहीं रहते हैं, उन्होंने विधानसभा और अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहे और काफी पावरफुल विधायक माने जाते हैं क्योंकि उनका वहां पर अच्छा खासा कारोबार है, परिवार भी काफी समृद्ध है। लेकिन बेमेतरा सीट में ना आप देखिएगा जातिगत समीकरण बहुत चलेगा, इसलिए बीजेपी ने उस हिसाब से ही चेहरा वहां पर दिया है और आशीष छाबड़ा के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। कुछ 2-3 मामले भी हो गए थे जिसमें आशीष छाबड़ा का नाम आया था और इसके चलते उनकी छवि थोड़ा डैमेज हुई थी। पर चुनाव में स्ट्रेटजी, धन बल, शक्ति बल बहुत मायने रखता है और ऐसे में चूंकि आशीष छाबड़ा का एक सामाजिक दायरा बड़ा मजबूत है तो जनता आमतौर पर इस तरह के लोगों के साथ जाना पसंद करती है। पर देखते हैं, कुछ भी इस रिजल्ट हो सकते हैं इस सीट से। पंडरिया की बात करें, नीलकंठ चंद्रवंशी कांग्रेस के हैं, भावना बोहरा युवा चेहरा बीजेपी की है और दोनों के बीच मुकाबला है। भावना बोहरा की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। पंडरिया बहुत ही चमत्कारिक सीट मानी जाती है, बहुत से परिणाम यहाँ से आते जाते रहे और आपको याद होगा संजय कि मोहम्मद अकबर भी वहां से विधायक रहे। बिल्कुल। तो कभी ये नहीं तो कांग्रेस की गढ़ रही कभी सीटें, फिर इसके बाद जो विधायक बनी वो भी कांग्रेस की थी, फिर पार्टी ने उनकी टिकट काट दी और वो इस बार उन्होंने किसको, चंद्रवंशी नीलकंठ चंद्रवंशी को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। लेकिन नया चेहरा जरूर है, लेकिन देखना होगा कि वो सक्रिय कितना रहा। यहाँ पर हम बात करेंगे भावना बोहरा की। आपको यकीन नहीं होगा 5 साल तक उन्होंने एक ही नारा चलाया, सेवा ही भावना, सेवा ही भावना नाम दे दिया था और काफी समृद्ध परिवार से हैं और उनके जो पति हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अच्छी का उसमें तो स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, एम्बुलेंस चलाना, फिर कई जगह उन्होंने विकास कार्य करवाए। 5 साल विपक्ष में रहते हुए भी वो लगातार पिछले 5 साल से जो है वो चुनाव की तैयारी कर रही है। बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अट्रैक्टिव चेहरा है, बहुत चीजों को समझती है, उनका नेचर बहुत अच्छा है और सबसे बड़े क्या होता है, महिला प्रत्याशी होने का एक फायदा आपको मिलता है क्योंकि एक अट्रैक्शन आप में होता है। तो भावना बोहरा ने बहुत स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ा, जितना उन्होंने संगठन को संभाल करके रखा उतना ही उन्होंने जनता को भी संभाला। और मैंने कई बाइट्स देखी हैं, कई वीडियो देखे हैं जहां पर लोग, अगर 10 लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं तो उसमें से 8 लोग कह रहे हैं कि भावना जीतेगी, हम भावना को चाहते हैं। बिल्कुल। अब ऐसे तैयारी के बीच यदि कोई चेहरा उतर रहा है चुनाव मैदान में तो ऐसे लोगों को जीतती है, जनता जिताती है। क्योंकि आप विधायक नहीं बने उसके बाद भी अगर आपने 5 करोड़ के विकास कार्य करा डाले तो इससे देखने में आता है कि आप जनता के प्रति कितना समर्पित रहना चाहते हैं। और पब्लिक आजकल देखिए जातिवाद और धर्मवाद के चक्कर में पड़ के वोट नहीं देती है, वो आपकी बात को सुन लेगी, आपके साथ खड़ा हो जाएगी, लेकिन वोट देते समय वो ये सोचती है कि मेरे काम कौन आएगा। तो भावना ने कहीं ना कहीं अपनी इस तरह की इमेज बनाई। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, 3 तारीख की मतगणना ये तय करेगी
क्योंकि चंद्रवंशी जो है वो एक वोट बैंक माहौल लेकिन भावना बोहरा के पक्ष में है। ओपन जो चीजें आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, वो भावना बोहरा की आ रही है। लेकिन बताऊं मैं आपको, भाजपा भावना को थोड़ी तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि भाजपा के जो धुरंधर नेता थे ना, वो उनके लिए भीतर घात कर रहे थे। बहरहाल उसका जो काट उन्होंने निकाली, एक समानांतर टीम तैयार कर ली थी, वो उसने उसके लिए काम किया है। और मुझे लग रहा है कि अच्छे अंतर से भावना ये चुनाव जीतेंगी। जस्ट उससे लगा हुआ कवर्धा सीट, बहुत हाई प्रोफाइल सीट, मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। सामने विजय शर्मा जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं, वो भी युवा मोर्चा से आए हुए तेज तर्रार नेता, दोनों के बीच में मुकाबला है। और यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण भी एक तरीके से करने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब वो ध्रुवीकरण कितना हुआ है ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन चुनाव बहुत कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला हो गया है। रिजल्ट क्या आएगा ये कहना मुझे लगता है कि जरा मुश्किल है। देखिए, कवर्धा एक रियासत मानी गई और राजमहल का कभी वहां बहुत दबदबा होता था। योगेश्वर राज सिंह साहब बिल्कुल तो कभी वहां राजमहल का बड़ा दबदबा होता है। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था जाकर के। और देखिए, कवर्धा इतना ज्यादा चमत्कारिक सीट मानी जाती है और इतने ज्यादा उलटफेर वाली सीट मानी कि आप रमन सिंह कहाँ चुनाव लड़ते हैं वहां से, जबकि कवर्धा के ही रहने वाले। बिल्कुल। लेकिन रमन सिंह कभी वहां से चुनाव नहीं लड़ते, वो राजनाथ गांव से चुनाव लड़ते हैं। तो कवर्धा की सीट में बड़ा उलटफेर होता है ऐसे समय में। और फिर आप देखिए कि जो 5 साल रहा वहां कवर्धा में भी जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद बहुत ज्यादा रहा। 2 ही सीट ऐसी थी, एक बीरनपुर और एक कवर्धा, जहां हिंदू मुस्लिम का क्लेश हुआ। और एक समय तो ऐसा क्लेश हुआ कि लगा कि कवर्धा 10-10, 12-12, 14-14 दिन अर्धसैनिक बलों से घिरा रहा, कर्फ्यू रहे वहां पे। और फिर जिस तरह हिंदू मुस्लिम का मामला उठा, उससे जो मोहम्मद अकबर हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, अभी धाकड़ मंत्री हैं, और कई बार लगातार वो भी 5वीं 6वीं बार चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। और आप पोलिंग देखिए 86% पोलिंग हुई। तो बीजेपी को ऐसा लगा कि यहाँ एक हिंदुत्व का ध्रुवीकरण हुआ। और उसकी लीडरशिप किसने की? विजय शर्मा ने। विजय शर्मा महामंत्री भी रहे पार्टी के। विजय शर्मा ने संगठन के लिए भी काफी काम किया और लगातार 2 बार से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी बोल रही थी कि नहीं, अभी और मेहनत करिए, अभी और आपको मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इस बार जब पार्टी को लगा कि हिंदुत्व का वोट बैंक ध्रुवीकरण हुआ है और अकबर खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने विजय शर्मा को उतारा है। लेकिन यहाँ एक बात समझ में ये आ रही है कि क्या विजय शर्मा को रमन सिंह का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि शायद अभिषेक सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने शायद उसकी इजाजत नहीं दी या उनको टिकट नहीं दी। तो सवाल यह है कि बीजेपी की जो अंदरूनी खेमा है उसने कितनी मदद की विजय शर्मा की। हालांकि विजय शर्मा बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि महामंत्री थे तो उन्होंने काफी अपना दायरा पार्टी में बढ़ाया, काफी मेहनत की। और सबसे बड़ी बात है कि किसान परिवार से हैं, बहुत सामान्य परिवार के माने जाते हैं, लेकिन मिलनसार व्यक्ति हैं। और हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें संघ परिवार किस तरह से मदद करता है, किस तरह से उसके वोट उनको मिलते हैं, ये डिपेंड। रमन सिंह भी गए हैं, मेहनत किया है। रमन सिंह भी जाकर के उनके लिए वोट मांगे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मुकाबला बहुत कड़ा है और कोई भी निकल सकता है। खैर, अगर यशोदा वर्मा और विक्रांत सिंह के बीच मुकाबला है। विक्रांत सिंह डॉक्टर रमन सिंह के रिश्तेदार हैं और इसको लेकर के काफ़ी कांग्रेस ने हल्ला भी मचाया था, लेकिन विक्रांत सिंह की स्थिति अच्छी है। बताई जा रही है कि वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ये आप जो बात कह रहे हैं संजय, इसको मैं वाकई में प्रत्यक्षदर्शी बता रहा हूँ। क्या हुआ कि 2018 में जब चुनाव हुए तब भी विक्रांत ने टिकट मांगी थी, उसको टिकट नहीं मिली। तो मैं कवर करने गया रमन सिंह जी के सभा को, जो मुख्यमंत्री थे। तो मैं जब एज ए जर्नलिस्ट को कवर करने के लिए गया, तो उस दिन चुनाव हो गया, रैली भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो विक्रांत सिंह थे साथ में। तो विक्रांत सिंह ने बोला कि आप रुकिए, कल हमारा भी देख करके जाइए। तो ऐसा हुआ कि हम लोग रात को कवर्धा में ही रुक गए। दूसरे दिन विक्रांत सिंह की रैली, मुझे आश्चर्य हुआ कि जितनी भीड़ रमन सिंह के समय में थी उतनी विक्रांत सिंह की, जबकि विक्रांत सिंह जनपद सदस्य थे उस समय, बहुत बड़ा उनका वो नहीं था और नहीं था। लेकिन मैंने उनकी देखी, क्या टीम थी, क्या उनका स्ट्रेटजी थी, क्या उनकी दिमाग थी काम करने की, और भीड़ जो उमड़ रही थी, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति वाकई में आगे तक जाएगा, ये लड़का। और आज विक्रांत सिंह को यदि टिकट मिली है, 5 साल तक सक्रिय रहने वाले व्यक्ति है ना विक्रांत जो है, और युवा मोर्चा से निकले गए व्यक्ति हैं, काफी धाकड़ रहे
और काफी साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव लड़ते हैं वो। तो फिर रमन सिंह का रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपना भाग्य और अपनी मेहनत और श्रम से जीत हासिल करता है। तो विक्रांत सिंह को भी माना जा रहा है कि ये बीजेपी के खाते में सीट जा रही है। हमारी शुभकामनाएं विक्रांत सिंह के साथ भी और कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ भी। 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। लगा यहाँ डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल और विनोद खांडेकर के बीच मुकाबला है। विनोद खांडेकर बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं, फिर उनसे पार्टी ने उनको टिकट दी है और यहाँ बताया जा रहा है विनोद खांडेकर की स्थिति अच्छी है। कौन सी सीट है ये? डोंगरगढ़, हाँ, धार्मिक नगरी मानी जाती है छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत माँ बम्लेश्वरी का मंदिर है वहां पे और आशीर्वाद अच्छा ही मिले देवी का इन दोनों को। और याद होगा आपको दिग्विजय सिंह वगैरह भी आते हैं वहाँ, डोंगरगढ़ हर साल आते हैं देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो दोनों ही प्रत्याशी देवी जी के शरण में होंगे, माँ बम्लेश्वरी मैया के शरण में होंगे। और थोड़ा सा बड़ा चेहरा विनोद खांडेकर है, हाँ, क्योंकि वो लगातार उससे भी जुड़े हुए हैं। जो वहाँ का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष भी विनोद माँ बम्लेश्वरी जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि में लगातार जुड़े रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट वहां पर माने जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर तो वही है। तो विनोद खांडेकर के साथ बेसिकली संघ परिवार भी जुड़ा हुआ है और भाजपा के तो बहुत पुराने लीडर रहे और वो भी भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष थे जब यहाँ पे रमन सरकार थी। तो विश्वसनीय रहे बीजेपी के और उनके अलावा कोई चेहरा यहाँ दिखे नहीं, इसलिए विनोद खांडेकर को पार्टी ने उतारा। लेकिन कांग्रेस से कौन है उनके सामने? हर्षिता स्वामी बघेल महिला चेहरा दिया है इस बार पार्टी ने। मैं ज्यादा नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन डोंगरगढ़ जो है बेसिकली वो उलटफेर वाली सीट रही है। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, दोनों तरफ रहा है। तो इस बार देखते हैं जनता किसको चुनती है। विनोद खांडेकर के ज्यादा भाग्य मुझे तो दिख रहे हैं। उसके बगल में राजनांदगांव, डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बड़ा चेहरा, बीबीआई की सीट। लेकिन उनके सामने गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने क्या सोच करके भेजा, ये आज तक समझ में नहीं आया किसी को। क्योंकि गिरीश देवांगन तो धरसीवा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लगातार 5 साल से वहां तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां से उनको भेज दिया एक नई जगह पे। कभी संजय, ये जो आप हंस रहे हैं, आपके मुस्कान में भी समझ रहा हूं क्या है। आप ये मानिए कि रायपुर दक्षिण और राजनांदगांव में कांग्रेस कोई परमानेंट चेहरा क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ये तो या तो फिर ये होता है कि भाई तुम मेरी सीट संभालो, मैं तुम्हारी सीट संभालो या तो ऐसा कोई खेल है। क्योंकि रायपुर दक्षिण में भी कांग्रेस कभी कोई परमानेंट चेहरा नहीं रखती, हर बार चेहरा बदल देती है और बृजमोहन जी के लिए बहुत आसान हो जाता है जीतना। ऐसे ही राजनांदगांव में रमन सिंह का उतरना, आप देखिए कि वो वहां से पहले सांसद चुने गए, बड़ी लकी सीट है ना उनके लिए। वो सांसद चुने गए, फिर वो केंद्रीय मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी वो विधायक बने। तो रमन सिंह का इससे पता चलता उनका ऑरा क्या है, उनका व्यवहार क्या है, मिलनसारिता क्या है। मैंने नहीं देखा कभी उनके चेहरे पे कोई गुस्सा, कभी उनके खिलाफ किसी को तुम करते भी नहीं सुना रमन सिंह को। इसीलिए 15 साल उन्होंने बहुत अच्छे से सरकार चलाई। और रमन सिंह का दौरा, मुझे याद है कि अभी भी वो जब विधायक रहे तब भी वो सप्ताह में 3 दिन राजनांदगांव जाते हैं। उनके दौरा, उनकी सक्रियता, जबकि मुझे लग रहा है कि वो भी 72-73 के हो गए होंगे, ठीक है, इसके बाद भी उनकी सक्रियता बनी हुई है। और जबकि आप देखिए ठीक इसका उल्टा देखिए, उनके बेटे अभिषेक सिंह सांसद रहे ना वहां से, पार्टी ने वहां से हटा दिया उनको क्योंकि उनकी सक्रियता नहीं थी। फिर अभिषेक सिंह वहां से विधायक के लिए भी नहीं दावेदारी कर पाए। तो कहां एक तरफ अभिषेक सिंह का राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक सीमाएं देख लीजिए और कहां तरफ उनके पिताजी की देख लीजिए, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज भी वही सक्रियता है राजनीति में। तो राजनांदगांव का दिल उन्होंने जीत रखा है, भरोसा जीत रखा है। अब कांग्रेस इसमें सोने पे सुहागा ये करती है कि कोई परमानेंट चेहरा राजनांदगांव में खड़ा नहीं कर पा रही। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस, जबकि राजनांदगांव बताऊं आपको, एक समय कांग्रेस का गढ़ होता था, मोतीलाल वोरा वहां से अंतिम सांसद थे। और मोतीलाल वोरा ने जो मेहनत की, क्या बात है कि क्यों, ये रिसर्च का विषय भी है कि राजनांदगांव में कांग्रेस कोई चेहरा खड़ा क्यों नहीं कर पा रही है। क्या किसी चेहरे पे भरोसा नहीं है या रमन सिंह के साथ कोई साठगांठ हो जाती है? पिछली बार भी आपने करुणा शुक्ला को उतार दिया। करुणा शुक्ला बोले कि मेरा ममिहाल है और करुणा शुक्ला वहां खूब अच्छे से लड़ाई भी लड़ी, लेकिन जीत तो नहीं पाई। अब इस बार फिर आपने बाहरी कैंडिडेट दे दिया। और दूसरी बात यह है कि
कि राजनांदगांव के कांग्रेसी इसको झेल कैसे रहे हैं, इस स्थिति को। वो क्यों नहीं खुद को तैयार करते हैं कि भाई इस बार हम लड़ेंगे, राजनांदगांव बाहरी कोई नहीं आए। इसका तो ये नहीं है कि मैं गिरीश देवांगन का विरोध नहीं कर रहा। गिरीश देवांगन भी बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं और जातिगत समीकरणों पर फिट बैठते हैं, पत्रकार भी रहे, याद होगा, और अच्छे व्यक्ति हैं, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। इसलिए यदि भूपेश बघेल जी उन पे भरोसा जताया या पार्टी ने जताया है तो यही सोच के जताया होगा कि एक कद्दावर नेता है और वो अच्छी कड़ी टक्कर देंगे। और मैंने सुना कि वो दी भी है। अंतिम 4-5 दिनों में गिरीश देवांगन ने काफी स्थिति को बदला है। ये ठीक है कि उनको चुनाव प्रचार का ज्यादा समय नहीं मिला, उनको टिकट मिलने में काफी देर की गई, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा, पूरे कांग्रेसी उनके साथ खड़े रहे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद रमन सिंह भारी पड़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्पष्ट है वहां का जनादेश और डॉक्टर रमन सिंह वहां से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद डोंगरगांव से दलेश्वर साहू और भरत वर्मा के बीच में मुकाबला है। बीजेपी ने भरत वर्मा को वहां से टिकट दिया है। बीजेपी भरत वर्मा को उतारी जी, और दलेश्वर साहू पूर्व विधायक है वहाँ कांग्रेस के, भाजपा के पुराने नेता। दलेश्वर साहू तो विधायक ही हैं जी। थोड़ी सी एंटी जरूर होगी क्योंकि कांग्रेस के विधायक है शायद वो। जी। और टिकट ले ली उन्होंने जी, बिल्कुल। बड़ा आश्चर्य है कि डोंगरगांव में भी टिकट उनको मिल गई। इसका मतलब रिपोर्ट अच्छी होगी। नहीं तो आप देखिए कि 22 विधायकों की टिकट काटे कांग्रेस ने। ऐसे में यदि दलेश्वर ने टिकट हासिल की है तो निश्चित तौर पर उनकी रिपोर्ट अच्छी होगी, जनता उनको पसंद करती होगी। लेकिन फिर भी एंटी इंकम्बेंसी है, मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। डोंगरगांव सीट भी पलटती रही है, कभी बीजेपी के पास कभी कांग्रेस के पास। मुकाबला तगड़ा होगा, कुछ भी देखते हैं किसको आशीर्वाद मिलता है। खुज्जी से छन्नी साहू की टिकट काटी गई। भोलाराम साहू जो पूर्व विधायक थे उनको टिकट दी गई कांग्रेस की तरफ से। और बीजेपी ने गीता घासी साहू को उतारा है, युवा नेत्री हैं, दोनों के बीच में वहां पर मुकाबला है। देखिए, खुज्जी एक ऐसी सीट रही जिसने इस राज्य को पहला निर्दलीय दिया था। सरदार जी थे ना, अच्छा सा नाम था उनका। पहले जीते तो निर्दलीय जीते वो, क्योंकि बीजेपी ने टिकट काट दी थी, फिर उन्होंने निर्दलीय लड़ा, बीजेपी वहां तीसरे नंबर पे रही और दूसरी बार फिर उनको टिकट दी गई तो वो खुद ही हार गए। और उसके बाद सरदार जी का निधन हो गया और उसके बाद पार्टी ने अब ये नया चेहरा गीता घासी साहू, और आपको याद होगा गीता देवी सिंह ही वहीं से थी मेरे ख्याल से, डोंगरगढ़। तो गीता एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से आई है। और बताऊं, खुज्जी निश्चित तौर पर बीजेपी बाहुल इलाका माना जाता है, लेकिन यह है कि पार्टी वहां पर सरदार जी के जाने के बाद कोई अच्छा चेहरा खड़ा नहीं कर सकी और इसलिए उन्होंने इन चेहरों को उतारा। इस बार वहां से विधायक कांग्रेस का है मेरे ख्याल से। तो विधायक वही छन्नी साहू थी जो कि टीएस बाबा के खेमे में खेमे में टिकट काट दी गई, जिसकी वजह से उनकी टिकट कट गई। अच्छा, सिंहदेव के साथ रहना उनका भारी पड़ा, इसलिए उनकी टिकट कटी है। और टिकट कटी है तो जाहिर सी बात है कुछ एंटी इंकम्बेंसी भी रही होगी, रिपोर्ट ठीक नहीं मिली होगी जो सर्वे रिपोर्ट पार्टी ने करवाई। बहरहाल खुज्जी जो है वो कुछ भी हो सकता है वहां पर, क्योंकि वहां की जनता, वहां का जो वोटों का समीकरण है। एक बात बताऊं, वहां को राजघराने का महत्व बहुत मायने रखता है। बाजू में जो मोहल्ला मानपुर लगा हुआ है वो इलाका, चूंकि एक ही रास्ता है जाने का, तो खुज्जी जो है वहां पर उसका असर पड़ता है। तो राजघराना किसके साथ खड़ा होता है, वो कितना आशीर्वाद देता है, और बीजेपी वहां की मुस्तैदी से लड़ती है। बड़ा आसान है, मुश्किल है कि वहां से कौन जीतेगा। देखते हैं मतपेटियां क्या रिजल्ट देती है। और दुर्ग संभाग की आखिरी सीट जो 20वीं सीट की अगर हम बात करें तो मोहला मानपुर है, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे। इंद्र शाह मंडावी और संजीव शाह के बीच यहाँ पर मुकाबला है। संजीव शाह बीजेपी की तरफ से है, पहले भी विधायक रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत है, वो चुनाव जीत रहे हैं। इस सीट की तो मैं अच्छे से समीक्षा कर सकता हूँ संजय, क्योंकि मैं इस सीट पर पूरे मोहल्ला मानपुर में घूमा है और संजीव शाह मेरे साथ थे। संजीव शाह बेसिकली राजघराने से हैं, राजा है वहाँ के। लेकिन हुआ ये कि जब वो पहली बार विधायक बने गए 2003 में, उसके बाद से उनसे रमन सिंह के रिश्ते बिगड़ गए। क्या कारण थे वो कारण आज तक लोग पता नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2008 में, 2013 में, 2018 में टिकट नहीं मिली और उसके पीछे ये था कि शायद रमन सिंह जी नहीं चाहते थे। और वो जो एक गैप आया वो फिर कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही चला गया। दूसरी बात, मोहल्ला मानपुर नक्सली बेल्ट है, बहुत बड़ा नक्सली इलाका है। और जिस तरह कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसके पहले जिस तरह कांग्रेस नेता का वीडियो आया कि इनके धड़ अलग कर दो अगर ये चुनाव प्रचार करेंगे, ये सारी चीजें कांग्रेस के खिलाफ गई। और
उस पर कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। अगर वो कार्रवाई कर देती तो जनता का गुस्सा ठंडा पड़ जाता। कार्रवाई हुई नहीं, फिर नक्सलियों ने उस पर अमल भी कर दिया, एक भाजपा कार्यकर्ता की वहां हत्या हो गई। और तीसरी बात यह कि संजीव साहब दबंग चेहरा है, संजीव साहब बहुत लोकप्रिय चेहरा है। संजीव साहब आज भी आप फोन उठाइए वो कॉल बैक करेंगे आप। राजा होने के बाद भी यदि वो इतना ज्यादा बड़ा दिल रखते हैं तो जनता क्यों नहीं जिताएगी? इसलिए संजीव शाह ने वहां मेहनत की है और इस बार मुझे लग रहा है कि तमाम तरह की मतलब एंटी इनकम्बेंसी भी है और इनकम्बेंसी भी है। जो घटनाएं हुई उससे जो इनकम्बेंसी आई संजीव शाह के लिए वो भाजपा के लिए मददगार साबित होगी। तो इस बार संजीव शाह को वहां से जीतना बताया जा रहा है, लेकिन जनता जनार्दन है, उसके मन में क्या है ये तो मतगणना के समय ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम यही कहें कि अगर संजीव शाह जीत करके आते हैं तो शायद रमन सिंह के साथ उनका जो गुस्सा है वो कम से कम अब ठंडा हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन चर्चा हमने की डॉक्टर अनिल द्विवेदी के साथ, और आप समझ सकते हैं कि इनके पास कितने इनपुट हैं। एक्चुअली एक तो जो संवाददाताओं के माध्यम से जो रिपोर्ट आती हैं वो तो आती ही हैं, खुद एक घूमते हैं, साथ ही जो राजनीतिक दलों के पास जो इनपुट्स आते हैं, और इसके अलावा जो चुनावी सर्वे होता है, खास करके जो एग्जिट पोल होता है, उस पोल के माध्यम से जो इनपुट्स आते हैं, उन तमाम इनपुट्स के आधार पर हमने सभी 20 सीटों की चर्चा की। और इसका ओवरऑल अगर आप विश्लेषण करेंगे तो दुर्ग संभाग में कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। पहले 18 सीट पर कांग्रेस थी, लेकिन इस बार उसकी संख्या 10-11 तक सिमट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब वहाँ पर कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों का फायदा हो रहा है दुर्ग संभाग में। तो ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर यह मुश्किल भरा होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से सब जगह सीटें कम होंगी तो ओवरऑल जो स्थितियां बनेगी वो थोड़ी। संजय, एक अपील और हम अपने दर्शकों से कर दें कि भारी तादाद में आप वीडियो हमारे देख रहे हैं, हजारों में इसके देख रहे हैं, व्यूज लग रहे हैं। दर्शकों से हमारा आग्रह है कि हम कोई बहुत बड़े राजनीतिक ज्ञानी नहीं हैं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि हम कहीं चूक रहे हैं या कहीं कमियां हो तो कृपया अपने कमेंट्स में बताएं। बिल्कुल। और हम और इस वीडियो को कितना अच्छा बना सकते हैं कृपया वो सुझाव भी देंगे ताकि हम उससे ठीक कर सकें। जी। और मैं फिर से कहूंगा, देखिए हमारा जो पूरा रिपोर्ट, हमारी जो पूरी रिपोर्ट होती है वो विभिन्न इनपुट्स पे आधारित होती है, और जो इनपुट्स है उसके आधार पे हम विश्लेषण करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और प्रमाणिक तथ्य आप तक पेश करें, लेकिन जो सैंपल होता है, कई बार सैंपल जो हम तक पहुंचते हैं उस सैंपल का कई बार ऐसी संभावना रहती है कि वो 100% जो एग्जिट पोल भी जो होता है वो 100% सही नहीं होता है। लेकिन हम आपको ये गारंटी जरूर देंगे कि हमने जो विश्लेषण किया है वो 80% जरूर सही आपको प्रतीत होगा, और आप इसको अपने रिजल्ट में जरूर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। हम आप तक नई जानकारियां और चुनाव से संबंधित सटीक विश्लेषण पहुंचाते रहेंगे। अनिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू संजय। नमस्कार।